हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 22 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा। अभी मैं बाहर आया हुआ हूँ और गलती से माइक्रोफोन है वो घर पे छूट गया, तो हो सकता है आज थोड़ा आपको एको मिल रहा होगा, साउंड का एको, बट आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आज शाम को फिर मैं घर पहुँच जाऊँगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पे मिनिस्टर शुड गो। महाराष्ट्र में जो अभी पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है ना, उस कंट्रोवर्सी को हम यहाँ पे शुरुआती एक पैराग्राफ को डिस्कस करके समझेंगे कि क्या पूरा मुद्दा है, कौन है अनिल वाजे, फिर उसके बाद में कौन है ये दलवीर सिंह, और ये क्या मुद्दा चल रहा है अभी पूरा स्टेट गवर्नमेंट, मुंबई की पुलिस, और साथ में अभी जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो मिली वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें समराइज होने को मिलेगी। देखेंगे इस मुद्दे को। बाकी तो क्या पॉलिटिक्स ज़्यादा है, तो शुरुआती एक बार इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेंगे। दूसरा आर्टिकल कैपिटल पनिशमेंट। अभी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी बिल लाया जो गया है 2021 में, अमेंडमेंट बिल, जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया है या डिक्लेयर किया जा रहा है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो कि बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो ही गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर सवाल जो है वो ये कि जो गवर्नमेंट इलेक्टेड है वहाँ की, उस इलेक्टेड गवर्नमेंट की क्या लेजिटिमेसी रह जाएगी अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ही वहाँ की सरकार बन गए तो। ठीक है, तो इस मुद्दे को जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। फिर हम बात करेंगे यूएस और इंडिया की जो डिफेंस टाइज हैं उनको लेकर के ये आर्टिकल है। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे इस आर्टिकल को। ये आपको खुद को देखना है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। आइडिया पेज पे चलते हैं। आइडिया पेज पे सिर्फ एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, दैट इज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या हिस्ट्री रही है और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो छवि है उस पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और कब कब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने आप को असर्ट किया एज अ पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, तो देखेंगे इस आर्टिकल को। ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप ये खुद देखोगे। और नीचे वाला आर्टिकल है उसको भी आपसे ही खुद से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देख लेते हैं डिटेल में एक एक आर्टिकल्स को। फर्स्ट आर्टिकल की छोटी सी समरी, मिनिस्टर शुड गो। देखो कि अभी सचिन वाजे, ये बंदा कौन है इसके बारे में थोड़ा जाने। देखो, हाई कोर्ट, वहाँ के जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसके ऑर्डर के बेसिस पे इस बंदे को हटाया हुआ था। ठीक है, उसी बंदे को मुंबई पुलिस के द्वारा, ये कंट्रोवर्शियल मुंबई पुलिस ऑफिसर रहे हुए हैं, रहा हुआ है ये जो अनिल वाजे हैं वो, तो उनको फिर से एक जिम्मेदारी सौंपनी। वो भी क्या कि ये जो सिक्योरिटी स्कैर्स जो अभी आया किसके घर के बाहर, जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो में जेलेटिन स्टिक्स मिली, बोलो उन स्टिक्स का वहाँ पे प्रेजेंट होना और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का काम अनिल वाजे को ही दिया गया महाराष्ट्र की पुलिस के द्वारा। बट पॉइंट ये है कि इनको एक कंट्रोवर्शियल पुलिस ऑफिसर कंसिडर करते हुए हाई कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे इनको हटाया हुआ था, तो इनको फिर से बहाल करना, उनकी जॉब में लेकर के आना, और फिर ये जो सिक्योरिटी स्कैर्स वाला जो मुद्दा था, जो कि एक थ्रेट था मुकेश अंबानी के लिए, उस केस को भी उन्हीं को दे देना। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग एक बात है कि जो बंदा ऑलरेडी टर्मिनेटेड था या कहीं ना कहीं सस्पेंडेड था, उसको आप रीइंस्टेट करते हो, और उसमें भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हाई प्रोफाइल केस को आप यहाँ पे पकड़ा देते हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है कि हमारा सिस्टम कर क्या रहा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर की अगर बात करें, परमवीर सिंह, उन्होंने अब धीरे धीरे बतानी शुरू कर दी है कि महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख, जो कि नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने वाजे को टारगेट दिया हुआ था रीइंस्टेट करने का। मतलब क्या था, क्या वजह थी कि 100 करोड़ रुपए तक का आपको मंथली कलेक्शन करना है बार से, रेस्टोरेंट से, या फिर जो भी अनस्पेसिफाइड सोर्सेज हैं उनसे। अब आप देखो, हर महीने 100 करोड़ रुपए तक का इनको कलेक्शन करना था। अब यही वो बात हो गई, तो पूरा का पूरा ब्रिटिश रूल हो गया कि पुलिस अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश करे। ठीक है, सिमिलरली अभी वहां पर सरकार कौन सी चल रही है, महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट, जिसमें एक कांग्रेस है, शिवसेना है और साथ में एनसीपी है। तो इन तीनों की मिलकर वहां पर साठगांठ चल रही है। तो गवर्नमेंट और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिसिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की स्टेक होल्डर्स होते हैं। बट उसके बावजूद यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि एक नेक्सस देखने को मिल रहा है पॉलिटिशियन और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो आप कह सकते हो जो भी स्टैब्लिशमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैब्लिशमेंट है, उनके बीच में। तो एक तो देखो पार्टीशनशिप की जब बात आए ना एथिक्स के पेपर में, पार्टीशनशिप का मतलब क्या होता है, मतलब आप कहीं ना कहीं आप कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में हो, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी पार्टी के फेवर में जाकर के आप काम करते हो, समझे? तो उस चीज़ में ये कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे काम आ सकता है। तो देखो करप्शन, पॉलिटिशियन, पुलिसमैन, नेक्सस, और इसमें भी जो धोखाधड़ी करने वाले जो लोग हैं, पूरा सिस्टम को बिगाड़ के रखने वाले लोग हैं, उनका साथ देना एक दूसरे का, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अभी देखने को मिल रही है। ओके, तो देखो पिछला ये ऐसा नहीं है कि ऐसा पहला इंसिडेंट है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत केस देख लो, कंगना रनौत, उसके घर पे जो अटैक हुआ, जो मतलब डिमोलिशन करने का, वो सारे के सारे नोटिस उनको दिए गए थे, वो भी मुंबई पुलिस ने ये सारे काम किए। तो इसमें पॉलिटिक्स के थ्रू आप देखोगे तो वहाँ पर एक तरीके से बहुत ही बुरे तरीके से राज चल रहा है अभी महाराष्ट्र की बात की जाए तो। ओके, इतना ही था मेन, बाकी एक बार आप खुद पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डीपनिंग टाइज। देखो यूनाइटेड स्टेट्स के जो डिफेंस सेक्रेटरी है जनरल लॉयड ऑस्टिन, उनका दिल्ली का जो दौरा रहा वो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिया में जो अभी एनडीए गवर्नमेंट चल रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंगेज करने के लिए रेडी है, और उनके लिए जो मेन कॉमन जो थ्रेट है, डर है, वो है चाइना। क्योंकि चाइना ने इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपनी एग्रेशन दिखाने की कोशिश की है, चाहे वो साउथ चाइना सी की तरफ देखो या फिर ईस्टर्न लद्दाख की बात करो। तो वॉशिंगटन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आज चाइना जो है वो वॉशिंगटन की स्टैब्लिशमेंट को या वॉशिंगटन की जो प्रोमिनेंस है उसके ऊपर सवालिया चिन्ह लगा रहा है। तो एक कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा स्कोप दिखाई दे रहा है, और स्केल अप भी करना चाह रहे हैं दोनों कंट्रीज। साथ में एक और बात मेन जो फोकस किया गया ना, अभी जो बातचीत हुई है यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी आए हुए हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उनके बीच में, कि कैसे भी करके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के बीच में एंगेजमेंट्स को बढ़ाया जाए। देखो यूएसए के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे होने शुरू हो गए थे 1990s के टाइम पे, जब कोल्ड वॉर एंड हो गया था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, और उसमें भी जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश का टेन्योर था ना 2001 से 2009 का, उस टाइम पर हमारे सिक्योरिटी रिलेशन और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए। अब हमारे यहाँ पर देखो इस टाइम पे क्या था, 2001 से 2009 या फिर 2014 तक आप देखोगे तो कोalition सरकार थी, बट 2014 में जैसे ही हमारे मेजोरिटी गवर्नमेंट आती है तो मेजोरिटी गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से पूरे पत्ते खोल दिए कि अब हम यूएसए के साथ में डिफेंस कोऑपरेशन में कोई आइडियोलॉजिकल रिजर्वेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आगे एंगेजमेंट बढ़ाने में ही फायदा है। और रही सही में चाइना की जो एग्रेशन हमने देखी, चाहे वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी की बात करो, या फिर हमारे दिल्ली ने जो अभी प्रॉब्लम देखी है ग्रेट हिमालयाज में, ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में, तो वहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉपरेट करने का एक स्कोप दिखाई देता है। देखो दोनों जो लीडर्स थे इनकी बातचीत में मेन क्या था, मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट को और ज़्यादा एक तरीके से इंक्रीज करना, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जियोपॉलिटिकल जो भी इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी हो वो, और एक दूसरे को कॉपरेट करना, साथ करना, चाहे वो डिफेंस की बात करो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, या फिर म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट, कि जैसे कोई भी सप्लाई से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी डेवलपमेंट करना हो तो दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करने के लिए रेडी हैं, और वो भी पर्टिकुलरली कहाँ पे, इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो आज हम ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि कहीं ना कहीं यूएसए से हम वेपन अब बाई कर रहे हैं, पर एक सोर्स पर रिलाय ना करके इंडियन गवर्नमेंट का फोकस अभी है कि डाइवर्सिफाइड मैनर में हम हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। रही सही में एक बायर और सेलर का जो रिलेशन है कि हाँ एक दुकानदार और एक खरीदार, तो वो रिलेशन ना रख करके अब इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो कुछ और ज़्यादा एंगेजमेंट शो करना चाह रही है। वो भी किस बेस पे, कि डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसिस पे, मतलब कि हमारे यहाँ पर यूएसए की कंपनीज इन्वेस्ट करे जिससे कि हमारे यहाँ पर ये डिफेंस इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस किया जा सके। साथ में इससे क्या होगा, डिफेंस आर्म्स की जो आर्म इंपोर्ट जो करते हैं, वैसे तो अभी सिप्री की जो रिपोर्ट आई थी कल परसों हमने डिस्कस की थी शायद 5-7 दिन पहले शाम के वीडियो में, इंडिया ने अपनी जो इंपोर्ट्स हैं उनको 1/3 रिड्यूस कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके पीछे वजह क्या है, एक तो वजह हो गई क्या
कि हम इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं। एक उसके पीछे वजह थी कि कहीं ना कहीं जो एक एम्बिग्विटीज थी, रशिया से हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं आर्म्स की अगर बात की जाए, ठीक है, तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा थी प्रोसेसेस में, तो इस वजह से डिले बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को डिनाई कर दिया, बोला कि अब हम इंपोर्ट कम करेंगे। खैर हम आर्टिकल पे आते हैं। एक आर्म्स इंपोर्ट को हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। देखो, अगर यूएसए की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर आती है तो वो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, और इसके लिए कहीं ना कहीं आज एक कन्वर्जेंस भी देखने को मिल रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, जो कि एक कंड्यूसिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट शो होता है। अब इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन में एक थोड़ा सा अड़ंगा जो लगेगा वो क्या, नंबर 1, जो S-400 एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल हम जो रशिया से परचेज कर रहे हैं, उसको लेकर के एक तो सवाल बहुत उठाए जा रहे हैं यूएसए में। दूसरा, इधर जो डेमोक्रेसी है, क्योंकि देखो वेस्टर्न आइडिया है एक डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर के यूएसए में इंडिया के खिलाफ कुछ नैरेटिव्स निकल के आ रहे हैं। तो S-400 के मुद्दे पर तो क्या होता है कि वहां पर एक एक्ट है, कार्टसा एक्ट। उस कार्टसा एक्ट के अंडर में यूएसए जो है वो इंडिया पे सैंक्शन लगाता है, या फिर उन यूएसए उन सभी कंट्रीज पे सैंक्शन लगाता है जो कि यूएसए के दुश्मन कंट्रीज से अपने आर्म्स या फिर कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं। तो रशिया पे तो आप देखो आज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइट बिहेवियर देखने को मिल रहा है, ठीक है। रशिया एंटी रशिया मूड बहुत ज़्यादा बन रहा है वॉशिंगटन में, तो उसके चलते हम S-400 अगर वहाँ से रिसीव करें ना, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता की बात भी है। दूसरा, एंटी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करें या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करें, वो इंडिया में अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्लाइन कर रहा है। तो वो भी एक कंसर्निंग इशू है, क्योंकि वहां पर पॉलिटिक्स में ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, इनको ध्यान में रख करके फिर बाद में इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे फोकस किया जाता है। बट वही बात है, अब आने वाला टाइम बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं। बाकी फिलहाल जो है रिलेशनशिप डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत पीक्स पे चल रहे हैं इंडिया और यूएसए के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कैपिटल पनिशमेंट। आर्टिकल लिखा है फैजान मुस्तफ़ा के द्वारा। देखो, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जीन लुई डी लॉल्मे ने अपनी एक फेमस ऑब्जर्वेंस मतलब अपने स्टेटमेंट में कहा था कि बोला ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है छोड़ के एक काम को, वो क्या, एक मेल को फीमेल नहीं बना सकती और एक फीमेल को मेल नहीं बना सकती। इसके अलावा एक और इंग्लिश स्टेट्समैन रहे हुए हैं लॉर्ड बॉर्डले, उन्होंने भी एक रिमार्क दिया था कि इंग्लैंड को कोई बर्बाद नहीं कर सकता छोड़ के इंग्लैंड की पार्लियामेंट। तो यहां पर जो सेंस आ रहा है वो ये कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, जबकि इंडिया की पार्लियामेंट सुप्रीम ना होकर के हमारे यहां पर सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। बट कई बार ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, कई बार ऐसे कानून पार्लियामेंट बना देती है जिनसे यूं लगता है कि अभी हमारी पार्लियामेंट जो है वो लगातार कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अभी रिसेंटली जो फ्रीडम हाउस की तरफ से रिपोर्ट रिलीज हुई है, उसमें इंडिया की जो डेमोक्रेसी में कैटेगरी है उस कैटेगरी को डिग्रेड करके अब पार्टली फ्री कंट्रीज की कैटेगरी में डाल दिया है। साथ में वीडम, ये जो एक रिपोर्ट आई वीडम रिपोर्ट, उसमें भी कहीं ना कहीं इंडिया को अब डिग्रेड कर दिया गया है। अभी आप देखोगे एनसीटी बिल 2021 इंट्रोड्यूस होया हुआ है, ठीक है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था पिछले हफ्ते में। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के बारे में ज्यादा बातचीत होती है हमारे यहाँ पर। ऑटोक्रेसी का मतलब एक तरीके से मोनार्की, कि अपनी मनमानी करने वाले रूलर्स यहाँ पे आ जाए, ठीक है। बट एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि सरकार है, उसका इलेक्शन हुआ, बट उनकी एक्टिविटीज क्या है, एक राजे या फिर जो मोनार्क करता है उस तरीके की। बोला इंडिया में इसी का एक एग्जांपल है एनसीटी बिल 2021 का लोकसभा में इंट्रोड्यूस होना, जो कि इंडिया की रेपुटेशन को इंटरनेशनली और डिग्रेड कर सकता है। ऑथर जो हैं खुद वो बहुत सारी इन रिपोर्ट से अपनी मतलब एग्रीमेंट भी नहीं रखते हैं, जैसे फ्रीडम हाउस की हो या फिर वीडम हाउस की जो रिपोर्ट है, बोला इससे मैं एग्रीमेंट नहीं रखता। बट पॉइंट यहाँ पे है कि डेमोक्रेटिक कैपिटल जो है ना उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। आज अगर ये कानून आया है एनसीटी बिल 2021 जो इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में, ये अननेसेसरीली कहीं ना कहीं हमारी जो डेमोक्रेसी है ना उसको अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ लेके जा रही है। तो हमें इस पर करेक्शन करने की ज़रूरत है।
आज अगर अगर हम आज के जो कानूनों की बात करें, इस कानून की पर्टिकुलर बात करें, तो ये याद दिलाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उस एक्ट में फ्रीडम मूवमेंट में जो लीडर्स थे, उन्होंने इस एक्ट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंप्लीमेंट होने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ओवरराइडिंग पावर्स दी हुई थी गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल इस टाइम पे वाइस रॉय कहलाने लग गए थे। मतलब ये हो गया था कि अगर इंडियन पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाए और वो अगर ब्रिटिश शासन के खिलाफ जा रही है, तो उस चीज को ओवरराइड, कैंसिल कर सकते थे गवर्नर जनरल या फिर वाइस रॉय। तो ये चीज जो थी ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। बोले कि ये तो बहुत ही एग्जीक्यूटिव पावर हो गई, कि एग्जीक्यूटिव के हाथ में सारी पावर चली गई। और यही चीज कहीं ना कहीं अभी जो दिल्ली से रिलेटेड ये बिल आया है, ये शो करता है। क्योंकि इस बिल में क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का मतलब यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो आप एक चीज बताओ, फिर तो इलेक्टेड गवर्नमेंट की क्या लेजिटिमेसी रह गई? फिर तो वही बात हो गई 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसी की तरीके से आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को उतना ही पावरफुल बना दिया जितना कि गवर्नर जनरल को बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने 2018 में अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर किया था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ज़्यादा लेजिटिमेट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा पावर्स होनी चाहिए। पर हाँ, इलेक्टेड गवर्नमेंट को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है। सिमिलरली उसी 5 जजेस की बेंच ने क्या कहा था 2018 की सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में, कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो ये ना भूले कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ज़्यादा है, उसकी मतलब ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बनती है, ज़्यादा ड्यूटी बनती है, तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हो। छोड़ के कुछ मुद्दों को, बाकी मुद्दे जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे, उस केस में उनको दिल्ली की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एड एंड एडवाइस पे काम करना होगा। हाँ, कुछ मुद्दे जो कि एक्सेप्शनल हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, बहुत कम मामूली से केसेस में लेफ्टिनेंट गवर्नर, अगर कहीं पे कोई मान लो कोई मुद्दा फंस ही गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली उनके बीच में, तो वो मुद्दा प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक मुद्दे को ही प्रेसिडेंट को रेफर करे। तो ये वर्डिक्ट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उस टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे दीपक मिश्रा। उन्होंने अपनी 120 पेजेस की जो वर्डिक्ट दी, उसमें 12 फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात की कि क्या होता है एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का मतलब, और उसी चीज पर ध्यान रखते हुए कहा कि आज हमें इन्हीं वैल्यूज को ध्यान में रख करके आगे चलने की जरूरत है। और उनमें हमने एक चीज देख ली है कि ये जो बिल अभी इंट्रोड्यूस किया गया है वो इन सारी डेमोक्रेटिक इंपॉर्टेंट वैल्यूज को टेक अवे करता है, मतलब दूर ले जाता हुआ दिखाई देता है। उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दीपक मिश्रा जी, उन्होंने ये कहा था कि हमें कोर्ट को प्रैग्मेटिक इंटरप्रिटेशन पे ध्यान देने की जरूरत है, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की जरूरत है। और एक मैसेज क्या दिया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर केवल एक नाम मात्र के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या होता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कानून बनाए उस कानून को लागू करवाए, इंप्लीमेंट करवाए। ठीक है, और काम कैसे करेगा ये एडमिनिस्ट्रेटर? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी एड एंड एडवाइस के बेसिस पे। ठीक है ना। दूसरी तरफ कोई इंडिपेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं है, नो इंडिपेंडेंट पावर्स दी हुई है। साथ में अगर कोई मुद्दा फंस जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कंसल्ट किया जा सकता है, बट ये कोई रूटीन मैनर में नहीं होना चाहिए कि हाँ हर एक मुद्दे को ही वो उठा करके और प्रेसिडेंट के पास में भेज दे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एड एंड एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसका मतलब अब और अभी जो कानून लाया जा रहा है उसमें क्या किया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनकी प्रायर कंसेंट लेनी जरूरी है। अब आप एक चीज बताओ, प्रायर कंसेंट लेने का मतलब तो ये हो गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हर एक चीज में अपनी मनमानी करेंगे। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं जी? प्रेसिडेंट के। और प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस में काम करते हैं? यूनियन गवर्नमेंट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी एड एंड एडवाइस पे। तो अल्टीमेटली यहां पर रूल किसने करना शुरू कर दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलेगा कि नहीं, ये एक अपने आप में कंसर्निंग चीज है। साथ में 2018 का जो वर्डिक्ट था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखने की जरूरत है, कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तो उस टाइम पे प्रोविजन क्या था। और कॉन्स्टिट्यूशन में आज आप देखोगे डेमोक्रेसी की 3 पिलर्स हैं। आर्टिकल 50 डीपीएसपी में आप देखते हो
सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं, जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करना जरूरी है। एक तरफ लेजिस्लेचर है तो एक तरफ एग्जीक्यूटिव है तो एक तरफ जुडिशरी है। तो यहां पर एग्जीक्यूटिव अगर अपने लिमिट्स के बाहर जाके काम करे तो लेजिस्लेचर उनको लगाम लगाए, और लेजिस्लेचर अगर लगाम बाहर जाकर के करे तो उस केस में फिर जुडिशरी वो लगाम लगाए। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी कि जब हमारे फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि इंडिया को कहां तक पहुंचाना है, तो वो चीज हम भूल नहीं सकते हैं। साथ में एनी मैटर का मतलब एवरी मैटर तो नहीं हो सकता। आर्टिकल 239 ए जो है वो दिल्ली को एनसीटी डिक्लेयर करता है, जो कि 1991 में अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था। ओके, उसका क्लॉज 4 है ना, वो उसके हिसाब से अगर देखो एनी मैटर का मतलब कोई एवरी मैटर थोड़ा होता है, कुछ मैटर्स, और वो भी कौन से, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन। कहने का मतलब यहां पे है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में ही प्रेसिडेंट को रेफर करेंगे कोई भी मुद्दे को। ध्यान में ये भी रखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहां पर सुप्रीम है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा अथॉरिटेटिव अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर से पहले बात की जाए हर एक मुद्दे पर, ये जैसे कि बिल एनविसाज कर रहा है इस चीज को, तो बोले इस चीज में तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने हिसाब से काम करेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसका मतलब वहां पर तो फिर दिल्ली की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी लेजिटिमेसी बिल्कुल डिक्लाइन हो जाएगी। तो देखो, 2 जजेस की बेंच 2019 में उन्होंने ये कहा कि देखो एंटी करप्शन अगर कोई मुद्दा हो ठीक है, इसके अलावा कोई अगर सर्विसेज से रिलेटेड कोई मुद्दा हो तब तो देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में ज्यादा पावर्स हैं। बाकी जो पूरी चीजें हैं वो वहां की इलेक्टेड सरकार के हाथ में ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहां पर हमने पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अडॉप्ट किया हुआ है। देखो, जब आर्टिकल 370 अब्रोगेट किया था ना, अब थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं किस पे, अरविंद केजरीवाल पे, वहां जो सीएम है दिल्ली के, कि आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट किया गया था तो जम्मू कश्मीर तो एक फुल फ्लेजेड स्टेट हुआ करता था, उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट किया, तो उसको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट किया। बोला अब यूटी अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तो खुद एक यूटी है, वहां पर तो फिर सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ करना चाहे तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। देखो, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डिक्लेयर किया था। किस बेसिस पे? आर्टिकल 370 को इंटरप्रेट करते हुए। वो कैसे कि बोले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो तो देखो डिसॉल्व हो गई थी 26 जनवरी 1957 को, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ही रेकमेंड कर सकती थी कि आर्टिकल 370 को आप रिपील कर सकते हो। बट जैसा कि हमने देखा 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, तो अभी क्या है कि वहां पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिशमेंट में नहीं है। तो बोला उस टाइम पर रईस में प्रेसिडेंट रूल और चल रहा था वहां पर, तो गवर्नर को ही सरकार मान लिया और गवर्नर से ही वहां पे एक अप्रूवल ले लिया, आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया या फिर इसको इनइफेक्टिव बना दिया। तो बोला अब दिल्ली कहां जाएगा, जबकि दिल्ली तो एक यूटी है, ठीक है। यहां पर भी फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को अगर पावरफुल बना दिया तो फिर तो वही बात है कि हाथ में अभी कुछ नहीं रहने वाला है इलेक्टेड गवर्नमेंट के। तो पॉइंट यहां पर ये है, मेन जो राइटर बोलना चाह रहे हैं, देखो ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है ना, इसको जल्दबाजी में पास करवाने की जरूरत नहीं है, इसको सेलेक्ट कमेटी के पास में भेजना चाहिए, जो पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमिटीज हैं वहां पर डिस्कशन हो, डिबेट हो, और साथ में जो प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के वर्डिक्ट में अपने तरफ से दिए हैं उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख करके फिर बाद में आगे कानून को पास करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ए मैटर ऑफ ट्रस्ट। आर्टिकल लिखा है नारायणी बासु के द्वारा। देखो 15 मार्च को सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन, इसको सीसीई बोलेंगे हम, ठीक है, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज हुई है। और वैसे देखा जाए तो सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन सीसीई का चेयरमैन अभी जो है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनका नाम है मदन बी लाकूर, ठीक है। उन्होंने क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को एनालाइज किया है कि जो इलेक्शन कंडक्ट करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, दूसरा कि किस तरीके से इलेक्टोरल रोल या फिर टाइम पे इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, मतलब इकोनॉमी में कितना अब मतलब फाइनेंशियल जो इश्यूज रहते हैं उनका कितना असर रहा, मनी पावर का कितना खेल रहा, वो सारी चीज़ें देख करके इन्होंने अपनी सेकंड रिपोर्ट दी है, ठीक है, कि इलेक्शंस इन इंडिया। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू इंडियाज इलेक्शन सिस्टम। इस रिपोर्ट में इवैल्यूएट किया गया है
कि कितना इंटीग्रेटेड मैनर में और कितना इंक्लूसिव मैनर में इलेक्टोरल रोल को तैयार किया गया है। साथ में इंडिया में जो इलेक्शंस का जब माहौल बनता है या इलेक्शन की बात करें या पॉलिटिकल क्रिमिनल अलायंस की बात करें, नेक्सस की बात करें, वो कितना बढ़ गया है। फाइनेंशियल पावर जो है वो कितनी यूज़ की जा रही है, क्योंकि जो पैसे वाले अगर इलेक्ट होकर के आते हैं तो फिर बाद में कैसी सरकार बनेगी? इकोनॉमिक ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है कुछ लोगों का राज, ठीक है। और अगर जो पैसे वाले होंगे वो इलेक्शन में पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे तो उन्हीं की सरकार बनेगी, तो वो क्या हो जाएगी? एक इकोनॉमिक ओलिगार्की। देखो, और साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कितना फॉलो किया गया, मीडिया का, सोशल मीडिया का, ये सारा ओवरऑल जो इलेक्टोरल प्रोसेस था उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, उसकी रिपोर्ट को रिलीज किया गया है अभी सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन के द्वारा। अब इसमें जो मेन फंक्शनिंग स्क्रूटनाइज की गई है वो किसकी हुई है? हमारे आर्टिकल 374 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैब्लिश की हुई है उसकी फंक्शनिंग को यहाँ पर एनालाइज किया जा रहा है। देखो, ये वर्डिक्ट जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक सिंबल है, ये एक इंडिकेशन है कि कितनी बुरी कंडीशन में अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परफॉर्म का है, ठीक है। जो 2019 के इलेक्शन हुए थे ना, उस टाइम पे बहुत सारे डाउट्स आने शुरू हो गए थे। जो 2019 के जनरल इलेक्शंस थे उस टाइम पे, देखो, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और जो सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन, इन्होंने अपनी तरफ से कथित तौर पे कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 और 324 के जो प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं किया, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव पावर को एक्सरसाइज करना था। कहने का मतलब वीक दिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं हम बैकग्राउंड शुरुआत से लेकर के अब तक का। देखो, अगर हम जिन वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, जिन वैल्यूज़ से हम कंपेयर करते हैं, या फिर हमारे पास में जो स्टैंडर्ड्स हैं जिनसे आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की परफॉर्मेंस को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम 1950 में, जब हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आ गया था। 1952 के इलेक्शन पहली बार हुए थे, जिनमें आप देखोगे इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इसको कहा गया था एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी। आज आप देखोगे उस टाइम पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। आप ये नाम याद रख सकते हो। सुकुमार सेन जो थे वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेन थे, मतलब एक तरीके से गोल्डन ब्रेन की इंसान थे, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट होते हैं। आज उस टाइम पे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है, लगभग बहुत बड़ा हिस्सा, कितना पॉपुलेशन, लगभग 17 करोड़, 17.5 करोड़ लोगों को एक तरीके इलेक्शन के लिए तैयार करना, वोटिंग के लिए उनको प्रिपेयर करना। पहली बार वो वोट कर रहे थे 17.5 करोड़ लोग, उनमें से 85% लोग तो बिल्कुल अनपढ़ थे, ठीक है। तो एक ये डेमोक्रेटिक एफर्ट था कि एक बार में इतने लोगों को एक साथ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कराना, और उसमें भी 85% लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इलिटरेट थे। तो लॉजिकली अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें, पोलिंग स्टेशन की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स देना, ये कितना मुश्किल रहा होगा वो हम इमेजिन ही कर सकते हैं अभी। इसके अलावा फ्रॉड को रोकना, इलेक्शन एकदम फेयर एंड मतलब फ्री एंड फेयर मैनर में हो, और इंडिया जैसे वास्ट कंट्री जहां पर कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेन है, नॉर्थ ईस्ट में जाओ माउंटेनस रीजन, वेस्टर्न राजस्थान में जाओ डेजर्ट एरिया, साउथ इंडिया में जाओ नीलगिरी हिल्स, और ये मतलब अलग अलग रीजन में, और ज़्यादातर लोग बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करने वाले हैं। तो और साथ में वुमेन का पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करना, और जो लोग हैं उनको एजुकेट भी करना कि वोट की क्या महत्व रहती है। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन की अगर बात करें तो एक डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था, और वो एक इंडिकेटर था कि वाकई में पब्लिक का अगर विश्वास हो, और इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में जहां पर 85% लोग उस टाइम पे अनपढ़ थे, उसके बावजूद इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट करवाए गए, तो उसके पीछे था पब्लिक फेथ, लोगों का विश्वास इस इंस्टीट्यूशन में, किसमें? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। जहां पर अलग अलग, मतलब वो टाइम था जब फ्रेगमेंटेड विजन भी हुआ करते थे, इंडिया का डिवीजन भी हुआ था, बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिन पर इंडिया कहीं ना कहीं एक बर्निंग इशू बना हुआ था थ्रू आउट वर्ल्ड। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे करप्शन को लेकर के, बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे, बट पॉइंट जो था मेन
कि इलेक्शंस को बहुत ही एफिशिएंटली कंडक्ट करवाया गया उस टाइम पे, जो सुकुमार सेन जो थे उनकी लीडरशिप में। सिमिलरली इसी तरीके का एक्सपीरियंस हमने हमारी डेमोक्रेसी ने एक्सपीरियंस किया जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. सेशन बने और फिर बाद में जेम्स मिशेल लिंगदो बने। ठीक है, 1990s और 1996 के बीच की अगर बात करें, एक सेकेंड, तो 10th इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. सेशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस किया, जो आज हम देखते हैं ना, आचार संहिता जिसको हम बोलते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये कहा कि भाई कोई भी मसल पावर या मनी पावर का अगर मिसयूज करता है, नंबर 1, कोई भी अगर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर अगर वोट मांगता है तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी। इवन जो कंटेस्टेंट्स थे, जो इलेक्शन में खड़े हो रहे थे लोग, उनके लिए एक ऑब्लिगेशन डाल दिया कि भाई आप अपनी जितनी भी संपत्ति है, जो भी आपकी एजुकेशन है, उसके बारे में आप पूरा डिटेल बताओगे। साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से जो भी या फिर जो भी पोलिंग रूल्स बनाए गए हैं, इलेक्शन से संबंधित कानून बनाए गए हैं, उसको कोई भी फॉलो नहीं करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अगर कोई भी ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो अगर कहीं पे गड़बड़ करता हुआ दिखा तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। आज देखोगे उस टाइम पे 1991 के पंजाब में जो इलेक्शन होने थे ना, उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए थे क्योंकि वहां पर वायलेंस आउटब्रेक चल रहा था लगातार। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इसी के बाद में फिर 2001 से 2004 के बीच में लिंगदो जब प्रिजाइड करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उस टाइम पर आप देखो गुजरात में 2002 के दंगे होते हैं, गोधरा कांड जिसको बोलते हैं। वो गोधरा कांड जो इंसिडेंट था, उसकी चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर जो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे वो थे नरेंद्र मोदी जी, जो आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे प्रेशर था कि अब वो जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराए, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना कर दिया कि बोला जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इस टाइम पे इलेक्शंस कंडक्ट कराना सही नहीं है, वायलेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी भी रायोट्स लगातार चल रहे हैं। फिर सीधा अगर ये हो गई क्या गोल्डन टाइम की बात। अब बात करते हैं 2019 में। 2019 के जो इलेक्शंस थे उनमें बहुत सारे पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स थे वो इस तरीके से थे जिसमें जो लीडर्स थे उन्होंने हेट्रेड फैलाने की पूरी कोशिश की, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि हम इस तरीके से रोक नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि इसका मतलब तो ये हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने को टूथलेस टाइगर समझता है। तो ये चीज तो कहीं ना कहीं हमारी एक पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट, जिसमें हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और वो भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, अगर वो ही खुद को वीक कंसीडर करेगा तो कैसे आप लोगों का ट्रस्ट गेन कर पाओगे। आज बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं, सिमिलरली वो ही चीजें आप देखने को मिल रही है कि पॉलिटिक्स के अराउंड बहुत ही गलत गलत स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो उन स्टेटमेंट्स को रोकने की कोशिश करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अरे 1975 से 1977 के बीच में जब डेमोक्रेसी बिल्कुल एक तरीके से साइड में कर दी गई थी, जब इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे इमरजेंसी चल रही थी, तब ही इलेक्शंस को सस्पेंड नहीं किया गया था, इलेक्शन लगातार होते रहे थे। तो आज अगर हमारे पास में हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सक्सेस स्टोरी अवेलेबल है कि ऐसा परफॉर्म किया जा चुका है हमारे इसी देश में, तो क्यों आज के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद को वीक समझता है। इसके लिए खुद को असर्ट करने की ज़रूरत है, पब्लिक फेथ को गेन करने की ज़रूरत है। तो मेन जो राइटर्स हैं वो ये कहना चाहती हैं कि 2021 के चुनाव है, ये एक मौका है कि जो भी बीच में जो ब्रेक्स आ गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो भी फंक्शनिंग है उसमें, या फिर जो भी परफॉर्मेंस रही है एकदम धांसू वाली, बोला उसमें कहीं पे भी ब्रेक आ रहे हैं तो उसको करेक्ट करने का टाइम आ गया है। ठीक है, डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।